नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी सीरीज़ जो चल रहा है उसमें आपका साइंस का ये छठा क्लास का दूसरा अध्याय है, ठीक है? तो इसमें देखेंगे कि भोजन के घटक, तो भोजन के जो भी हम लोग भोजन का सेवन करते हैं उसमें क्या एक्सेस अमाउंट में जैसे कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है या फिर फैट पाया जा रहा है, मिनरल्स पाया जा रहा है या विटामिन्स पाया जा रहा है ना? यही सब चीज़ को हम लोग ट्रेस करेंगे इसमें, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देखिएगा क्या है कि एक प्रकार का भोजन हम लोग जैसे चपाती है, दाल है, बैंगन का भरता है, बहुत सारा चीज़ हम लोग खाते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या-क्या उसका संघटक है, वो चीज़ें जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? तो इस उसके बाद देखिएगा और एक बात ये भी याद रखना है कि हमारा जो देश है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है, ठीक है? तो ये जहाँ ये साउथ में अलग प्रकार का मुख्य भोजन होता है, नॉर्थ में अलग प्रकार का होता है, अलग-अलग स्थान में अलग-अलग प्रकार का बेसिकली क्या हो जाता है भोजन का सेवन किया जाता है, ठीक है? और वो मुख्य और उसका जैसे उसको बोला जाता है फेवरेट डिशेज़, है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ क्या होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा कि पंजाब में अन्न का जो व्यंजन है वो मक्के की रोटी है, दाल या मांस में राजमा है, सब्जियाँ में सरसों का साग है, अन्य व्यंजन में देखिए दी घी है और दही है। आंध्र प्रदेश में देख लीजिएगा अन्न में चावल है, ठीक है? और अरहर के दाल और चारू है, सब्जी में कंदरू है, मट्ठा है, घी है, अचार है। उसी प्रकार अलग-अलग राज्य में हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार के भोजन का जो सेवन करता है उसमें क्या है विविधता पाई जाती है ना? डाइवर्सिटी में उसके बाद देखिएगा डाइवर्सिटी जिसको बोला जाता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है? अब यहाँ देखते हैं कि जंतुओं जैसे सामग्री के संगठक क्या है? इस कच्ची सामग्री के में हमारे शरीर के कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों में जैसे पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है? तो जो भी घटक है उसको क्या बोला जाता है? पोषक कहा जाता है, ठीक है? पोषक तत्व। इसमें आपका क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स है, खनिज लवण है, ठीक है? इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में क्या मिलता है? रुक्षांश और जल भी शामिल होता है ना? अगर जल हमारे शरीर में ऑलमोस्ट 70% है ना? तो अगर जल का मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगता है, होंठ फटने लगता है ना? तो ये पर्याप्त मात्रा में जल भी ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद देख लेते हैं कि जैसे कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन-सा एक या एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। कभी-कभी हम लोग देखेंगे कि उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन कम है, वसा कम है या फिर किसी में वसा ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ एक परीक्षण किया गया है, एक आयोडीन लिया गया, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा लिया गया, विलयनों को आवश्यक होगी। तो हम परीक्षण में ध्यान दीजिएगा, अभी एक और क्वेश्चन आया था हाल ही में जो 70th बीपीएससी है, उसमें आपका कॉस्टिक सोडा के बारे में पूछ दिया था, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि आपका कम से कम एनसीईआरटी जो 6 टू 10 तक एकदम बेसिकली कवर होना चाहिए, ठीक है? अब हम लोग आते हैं जैसे यहाँ पे परीक्षण जो लिया जा रहा है उसमें क्या है आयोडीन है, कॉपर सल्फेट है और कॉस्टिक सोडा है, ठीक है? तो इसमें देखा गया कि कुछ परख नलियों तथा एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी, तो परख नली और ड्रॉपर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है? तो जैसे देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि विभिन्न खाद्य पदार्थों की जाँच इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, ठीक है? तो हम लोग देखेंगे कि कौन-सा खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। जैसे कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, ठीक है? तब अभी जो पता लगाया जा रहा है वो कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। तो इसमें एक चीज़ और यहाँ दिया गया बॉक्स को भी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए क्या है? होता है कि आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी परखनली बूंद और टिंचर आयोडीन मिला दीजिए, ठीक है? तो हम लोग देखते हैं कि आयोडीन का विलयन में जल और टिंचर आयोडीन मिला दिया गया है। कॉपर सल्फेट का विलयन और 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को घोल लें। तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन कैसे बन जा रहा है 100 ग्राम मिलीलीटर जल लिया और 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को मिला लिया। 100 ग्राम मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमारे अविष्ट कास्टिक सोडा का विलयन मिल गया। तो देखिए किस प्रकार हम लोग आयोडीन प्राप्त कर लिए, कॉपर सल्फेट प्राप्त कर लिए और कास्टिक सोडा प्राप्त कर लिए। अब हम लोग शुरू करते हैं मंड के परीक्षण के लिए, ठीक है? तो अब जो यहाँ परीक्षण किया जा रहा है वो अब मंड है। मंड अर्थात कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़, ठीक है? जैसे मंड के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। तो कोई भी जैसे जिसमें मंड उपस्थित है उसके थोड़ा-सा भाग हम लोग ले लेते हैं, ठीक है? इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया?
या नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। तो हम लोग देख लिए कि अगर मान के चलिए कार्बोहाइड्रेट अर्थात मंड उपस्थित है उसमें, तो आयोडीन का अगर विलयन लिया जाए, तो उसमें अगर मिलाने पर उसका रंग अगर नीला या फिर काला पड़ जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आपका मंड उपस्थित है खाद्य पदार्थ में। ठीक है, देखिएगा इसमें आलू लिया है, तो आलू हम लोग जानते हैं कि आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है ना? तो उसमें अगर आयोडीन का विलयन दिया जाए तो ये नीला या फिर काला पड़ जाएगा, तो समझ जाइएगा कि उसमें मंड उपस्थित है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि जैसे मान के चलिए अगर कोई भी खाद्य पदार्थ का टुकड़ा या फिर खाद्य पदार्थ में आयोडीन का विलयन डाल दिया जाए, अगर वो नीला हो गया या फिर काला हो गया, तो यह उपस्थिति किसकी बता रही है? मंड की या फिर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति बताती है। ठीक है, प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। उसके बाद जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट या चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसल कर उसे चूर्ण एक साफ फर्क नली में डालकर 10 बूंद जल डालकर अच्छी तरह से हिलाएं। तो हम लोग देख लिए कि जो खाद्य पदार्थ है उसमें क्या किया जा रहा है, चूर्ण बना दिया जा रहा है और 10 बूंद जल मिलाकर उसमें डालकर उसको मिलाया जा रहा है। ठीक है, अब ड्रॉपर की सहायता में परखनली 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना हो तो आयोडीन का विलयन ले रहे हैं, वहीं अगर प्रोटीन का परीक्षण करना हो तो आपको कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन लेना पड़ेगा, जिसमें 2 बूंद यानी 1:5 का रेशियो आ जा रहा है ना, 2:10 हुआ ना, तो 1:5 का रेशियो आ जा रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या देखें, इंपॉर्टेंट यही है कि अगर प्रोटीन का परीक्षण करना है तो इसमें कॉपर सल्फेट 2 बूंद ले रहे हैं और जो कास्टिक सोडा है वो 10 बूंद ले रहे हैं। तो 2 चीज़ लिया जा रहा है, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ठीक है, अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। क्या परखनली के पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया, बैंगनी रंग पदार्थों के प्रोटीन की उपस्थिति है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखिएगा पहला जो पॉइंट बन के आया, कार्बोहाइड्रेट की चेक के लिए आयोडीन इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रोटीन की चेक करने के लिए कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा का विलयन लिया जा रहा है। ठीक है, अगर उसका रंग जो खाद्य पदार्थ लिया जा रहा है एज अ सैंपल, अगर रंग उसका क्या हो जा रहा है बैंगनी कलर का, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटीन उपस्थित है। अब चलिए वसा वसा का चेक करते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। ठीक है, तो हम लोग लपेट कर कूटे, तब देखिए क्या मिलता है। कागज फट ना जाए ये भी ध्यान रखना है। जब कागज को सीधा कीजिएगा तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्या इस पर तेल के धब्बे या कागज के किसी प्रकाश के सामने लाए, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाली प्रकाश का धुंधला दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। चलिए, तो वसा की उपस्थिति के लिए हम लोग अलग प्रकार का विलयन नहीं लिए, केवल हम लोग सफ़ेद कागज़ लिए और उसको हल्का-सा मसलने की कोशिश किए, तब उसमें अगर तेल का धब्बा आ गया तो ये पता चल रहा है कि उसमें वसा की उपस्थिति है। ठीक है? अब आते हैं कि जैसे खाद्य पदार्थ कभी-कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे-धीरे रगड़िए। कुछ समय के बाद कागज़ सुखा दिया जाए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ में कुछ जल हो तो वो सूख जाता है। तो ये भी बताना चाहता है कि खाद्य पदार्थ में जल भी हो सकता है, और अगर वो हम लोग चेक करेंगे तो जल के साथ जो परीक्षण करने में बाधा आ सकती है। तब हम लोग देखते हैं कि अगर जल सूख जाता है तो इसे जो तेल वाला अंश है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तब हम लोग कह सकते हैं उसमें वसा उपस्थित है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग देख लिए 3 चीज़ की वसा की वो किसमें उपस्थित है, प्रोटीन का क्या किससे के माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि उसमें प्रोटीन उपस्थित है। उसके बाद मंड के बारे में भी जान गए। हमने 3 पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा खाद्य परीक्षण के लिए किया। अब हम लोग देखते हैं कि विटामिन और खनिज, लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों में हमें क्या आवश्यकता होती है? अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, वो हमारे शरीर के लिए क्या करता है। ठीक है? विभिन्न पोषक हमारे लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो एनर्जी है वो कौन देता है? तो याद रखिएगा, एनर्जी तो जो देता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट और फैट भी देता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट और आपका क्या है, फैट भी देता है। तो सबसे ज़्यादा जो, इसे मान के चलिए हमको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, जैसे अभी आप अचानक दौड़ने बोल दिया जाए तो इंस्टेंट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, तो कौन देगा? तो इसके लिए कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, जैसे कभी देखते हैं कि दौड़ने के समय पहले कोई लोग केला खा लेता है, तो केला क्यों खाया जाता है? क्योंकि केला में कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज़ होता है, ठीक है? तो वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, ठीक है? फैट में आपको एनर्जी होता है, लेकिन स्टोर्ड के रूप में होता है। जैसे लंबे समय के लिए मान के चलिए आप भूखे रह जाते हैं, काफ़ी लंबे समय के लिए भोजन उपलब्ध भी ना हो, तो वो फैट ही होता है जो आपके शरीर को एनर्जी देता है, ठीक है? चलिए अब हम आते हैं
कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। वास्तविकता क्या है कि वसा से भी ऊर्जा मिलती है, ये तो हम बता ही दिए हैं कि वास्तविकता वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें ऊर्जा अधिक प्राप्त ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो एक बात क्लियर है कि अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 1 ग्राम अगर फैट है तो ज़्यादा एनर्जी कौन देगा? फैट देगा। समझे? अब देखिए वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। तो ऊर्जा देने वाला भोजन आपका कौन हो गया? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। चलिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट का स्रोत यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आलू, आलू में कार्बोहाइड्रेट है, गन्ना है, पपीता है, तरबूज है, आम है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, गेहूं है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो चावल हम लोग बेसिकली यूज करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, शकरकंद भी है ना। तो ये इन सारे स्रोत से हमें क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है। उसके बाद आइए कि जैसे अब कुछ कुछ जैसे वसा का स्रोत पादप स्रोत है और जंतु स्रोत है। तो देखिएगा पादप स्रोत जो वसा मिलता है, जैसे क्या हो जाएगा? बादाम हो गया, है ना, तिल हो गया, मूंगफली हो गया, उसके बाद सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल। ठीक है। तो ये सारा चीज है वो क्या देता है? वसा देता है। ठीक है। ये पादप स्रोत है वसा का। अब हम लोग देखते हैं जंतु स्रोत। जंतु स्रोत में वसा जो प्राप्त होती है हमें मांस से प्राप्त होती है, घी से प्राप्त होती है, दूध, मक्खन, क्रीम, अंडा, मछली, इन सारी चीजों से हमें क्या प्राप्त होती है? वसा प्राप्त होती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन, प्रोटीन का जो स्रोत है वो अ, एक ये हो गया आपका पादप स्रोत, जिसमें प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन, हम लोग जानते हैं सोयाबीन का जो दाना है, सोयाबीन का जो बीज है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है ना। उसके बाद राजमा में भी मिलता है, तुअर दाल यानी जो अरहर दाल हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, उसके बाद मटर हो गया, ये क्या है? आपका प्रोटीन का स्रोत है। उसके बाद वही अगर आप मान के चलिए जंतु स्रोत में मांस है, प्रोटीन मिलती है, अंडा, दूध, पनीर, मछली, ये प्रोटीन का स्रोत है। ठीक है। तो प्रोटीन क्या करता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग देख लिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? ऊर्जा देता है, वसा भी क्या देता है? ऊर्जा देता है। लेकिन प्रोटीन क्या करता है? तो प्रोटीन देखिएगा क्या करेगा कि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शक्तिवर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रोटीन युक्त भोजन है वो उसको बोला जाता है शक्तिवर्धक भोजन। तो क्या करती है प्रोटीन? सबसे पहली शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने में मदद करती है। अगर कोई बच्चा अगर प्रोटीन से कमी हो जाता है तो मैरामस एक प्रकार का डिजीज है वो हो जाती है, जिसमें देखते हैं कि टांग जो है बच्चा का पतला हो गया और पेट क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इस प्रकार का डिजीज कैसे हो जाती है? ये प्रकार का डिजीज हो जाती है प्रोटीन की कमी से। तो प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होना बहुत जरूरी, इसलिए सरकार क्या मिड डे मील योजना लाई है। बहुत सरकार उसमें देखते हैं कि तमिलनाडु सरकार नाश्ता योजना लाई है। तो ये हम लोग देखते हैं कि विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? स्कूलों में बच्चों को जो प्रोटीन प्रोवाइड कराने का विभिन्न प्रकार का जैसे पक्का हुआ भोजन या फिर कच्चा स्रोत भी भोजन के माध्यम से प्रोटीन देने का चेष्टा करते हैं। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जो प्रोटीन है, प्रोटीन के बारे में क्लियर हो गया। अब हम आते हैं विटामिन। विटामिन क्या करता है? रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता देती थी। यहाँ इंपॉर्टेंट हो गया, अगर मान के चलिए आप मेंस का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड और आपको विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर लिखना हो रहा है तो विटामिन में आप जरूर यह पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं कि विटामिन हमारे आंख, अस्थियां, दांत और मसूड़ों में स्वस्थ रखने में सहायता देती है। ठीक है। तो जो विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। कुछ विटामिन विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के नाम से जाना जाता है। विटामिन के मुख्य स्रोत जो बी है वो बी कॉम्प्लेक्स होती है, B12 है ना। तो हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, ध्यान दीजिएगा, हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। तो जेपीएससी में ज्यादातर जो क्वेश्चन आती है एलोब्रेशन वाला आता है, जिसमें आपका अगर मान के चलिए विटामिन वाला पोर्शन आ गया तो उसमें आपको एलोब्रेट करना पड़ेगा कि विटामिन ए से क्या क्या विटामिन ए का क्या क्या स्रोत है। ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या क्या डिजीज हो सकती है। और विटामिन ए के बारे जैसे मान के चलिए लोगों को जागरूकता भी तो करना पड़ता है कि जो विटामिन ए का स्रोत क्या है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों की भरपूर भोजन चित्र देखिएगा। अब हम लोग यहाँ विटामिन यहाँ पे देख लेते हैं
कहाँ गया? जैसे देखिए विटामिन ए का स्रोत क्या-क्या हो सकता है? पपीता, विटामिन ए मिलती है, गाजर, उसके बाद आम, दूध, मछली का तेल, ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है। मान के चलिए क्वेश्चन में ऐसा पूछ दे सिंपल सा क्वेश्चन मछली के तेल में कौन-सा विटामिन होती है? तो ऑप्शन में ए, डी, बी ठीक है, ऐसा दिया जाए तो अगर एक ही ऑप्शन है चूज़ करना है, तो इसमें आप चूज़ कर सकते हैं, है ना? अगर मोर देन 1 है क्योंकि ये कि कोई भी स्रोत में एक ही विटामिन तो पाया नहीं जाता है, मोर देन 1 विटामिन पाया जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन-सा विटामिन ज़्यादा पाई जाती है, उसी के अनुसार उसका नेम उसको स्रोत के रूप में याद करना पड़ता है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि जो विटामिन पपीता में है, विटामिन ए है, दूध हो गया, गाजर हो गया, आम हो गया, तो आम में विटामिन ए है, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है? और उसके बाद आपका मछली के तेल में विटामिन ए प्राप्त होती है। उसके बाद विटामिन बी देख लीजिएगा, विटामिन बी का जो स्रोत है वो क्या है? ये आपका यकृत है और उसके बाद चावल, गेहूँ ये विटामिन बी मिल जाती है। उसके बाद विटामिन सी जो हम लोग जानते हैं कि थोड़ा-सा खट्टा पदार्थ हो जैसे मान के चलिए मिर्च हो गया, उसके बाद टमाटर हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, आँवला हो गया, ये विटामिन सी मिलती है यहाँ से। तो आँवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिल जाता है ना? उसके बाद देख लेते हैं कि विटामिन डी, तो विटामिन डी जो आती है वो आपको मछली से भी मिलता है और विटामिन डी आपको तो सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है ना? उसके बाद अंडा हो गया, मक्खन हो गया, दूध हो गया, ये सारे चीज़ से विटामिन प्राप्त होती है डी, ओके। अब हम लोग आते हैं क्या है खनिज लवण देख लीजिएगा खनिज लवण के बारे में यहाँ हम लोग जैसे खनिज लवण आयोडीन तो आयोडीन का जो स्रोत है वो क्या है पालक है तो आयोडीन हम लोग जानते हैं कि थायराइड्स ग्लैंड्स जो होती है थॉरेक्सिन क्या क्या हार्मोन रिलीज करती है तो थॉरेक्सिन हार्मोन रिलीज करती है जब तो उसको कौन प्रेरित करता है कि भैया आप तो थॉरेक्सिन हार्मोन निकालिए तो इसमें आपको आयोडीन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है तो आयोडीन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर मान के चलिए आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम हो जाता है तो ग्वाइटर जैसा रोग हो जाता है जिसको घेंघा बोलते हैं ना तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है आयोडीन का जो स्रोत है मिनरल्स के अंदर आएगा आयोडीन तो ये आपका अदरक हो गया ठीक है उसके बाद हम लोग देखते हैं मछली हो गया पालक हो गया उसके बाद ये घी वगैरह है ठीक है उस इस प्रकार से इन स्रोतों से हम लोग को विटामिन सॉरी आयोडीन मिल जाती है अब हम लोग देखते हैं कि फॉस्फोरस फॉस्फोरस कहाँ से दूध चावल, गेहूँ, मिर्च और केला। केला में ये क्या है फ़ॉस्फ़ोरस मिलती है। तो फ़ॉस्फ़ोरस काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो अभी देखिएगा कि जो हृदय से संबंधित रोग जो होती है, वो उसमें अगर आप फ़ॉस्फ़ोरस कमी होती है, ठीक है? तो हृदय संबंधी रोग को बढ़ावा मिलता है, तो फ़ॉस्फ़ोरस बहुत ही ज़रूरी होता है आपके शरीर के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोहा, लोहा जो मिलता है हम लोग जानते हैं एनीमिया प्रकार की जो डिज़ीज़ है, वो किससे लोहा की कमी से है। तो लो आप जानते हैं कि बहुत सारा वीमेन्स है जो कि आयरन की कमी से पीड़ित होती है ना? तो हमारे एक एनएफएचएस रिपोर्ट हम लोग देखेंगे अपडेटेड इसमें देखते हैं कि जो आयरन की कमी है वो कितना परसेंट होता है तो ऑलमोस्ट 50% वीमेन मान सकते हैं उससे भी ज़्यादा होता है क्योंकि रिपोर्ट तो रिपोर्ट बदलते रहता है ठीक है तो ऑलमोस्ट आप 50% मान लेंगे कि महिलाओं के शरीर में क्या है कि लौह की कमी होती है आयरन की कमी होती है ठीक है तो आयरन का जो स्रोत है वो कौन सा हो जाएगा आपका जैसे देख लीजिएगा एप्पल हो गया, कद्दू वगैरह हो गया, ये मांस वगैरह है ना और पालक, ठीक है? तो यहाँ से आयरन मिल जाती है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम, तो कैल्शियम कहाँ से मिलता है? दूध से और अंडा से कैल्शियम प्राप्त हो जाती है। ये सारा मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है, तो ये काफ़ी अल्प ऐसा नहीं कि बहुत एक्सेस अमाउंट में चाहिए, थोड़ी-सी मात्रा में चाहिए, ठीक है? तो शरीर के उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। ठीक है? अधिकांश खाद्य पदार्थों में से अधिक पोषक तत्व होते हैं, एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, ठीक है? एक ही नहीं होते हैं, ठीक है? पर उसके बाद फिर भी कुछ कच्ची सामग्री एक निश्चित पोषक तत्व दूसरे पोषक तत्व से अधिक मात्रा में होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखें कि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों की अपेक्षा अधिक होती है। इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि चावल है जो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। इन पोषक तत्वों के हमारे शरीर में आहारी रेशों और जो जल की आवश्यकता होती है। अब हम लोग देखते हैं कि आहारी रेशों और जल की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में, ठीक है? आहारी रेशें रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति पादप के उत्पादों से होती है। रुक्षांश का जो मुख्य स्रोत है, जैसे खाद्यान्न उसके बाद दाल, आलू, ताज़े फल, सब्जियाँ, रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी हमारे भोजन के लिए भोजन का आवश्यक अवयव है। इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने हमारे शरीर में मदद करता है सहायता करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो रुक्षांश है तो वो हमारे हमारे शरीर में पोषक तत्व प्रदान नहीं करती, लेकिन जो ऐसा ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में अनपच्य पदार्थ, उसको बाहर निकालने में मदद करता है रुक्षांश, ठीक है? अब आते हैं कि देखिए जल भोजन में उपस्थित पोषकों की आवश्यक अवशोषित करने के लिए हमारे शरीर में आवश्यकता होती है, तो कभी भी पोषक तत्व जो है, वो एब्ज़ॉर्ब करने के लिए जल की आवश्यकता होती है ना?
या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र, पसीने शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता है, वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं, जैसे जल, दूध, चाय, ठीक है? इसके अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं, उनमें भी पानी की प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो इसमें देखिएगा एक क्रियाकलाप है, इसमें बताता है कि जल जो है वो किस प्रकार प्राप्त हो रही है, ठीक है? अब हम लोग आते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार में देखिएगा, संतुलित आहार मतलब ऐसा आहार जिसमें आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, रुक्षांश हो, है ना? सब कुछ प्राप्त मात्रा में हो, ताकि हमारे बॉडी में उसकी कमी महसूस ना हो, ठीक है? कमी का सामना ना करना पड़े। सामान्यतः पूरे दिन में जो भी हम कुछ खाते हैं उसे आहार कहते हैं, ठीक है? हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर की आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक और ना आवश्यकता से कम हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, जल भी होना चाहिए। इसी को क्या बोला जाता है? संतुलित आहार बोला जाता है, ठीक है? अब देखिएगा कि जैसे एक ही प्रकार का मान के चलिए कोई भी भोजन एक ही प्रकार का लिया जाए तो उससे प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। अब और साथ ही साथ अन्य पोषक तत्व का जो रिक्वायरमेंट है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? वो रिक्वायरमेंट बनी रह जाएगी और कमी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखिएगा कि दाल है, मूँगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, उसके बाद किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, मिस्सी रोटी, थेपला अनाज, दाल, केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियाँ, इसी प्रकार भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं, ठीक है? और उसके बाद आइए कि पोषक तत्व नष्ट ना हो। क्या आप जानते हैं पकाते देखिएगा ये एक बात इम्पोर्टेंट हो जाता है जैसे भी भोजन पकाते समय क्या होता है कि बहुत सारे पोषक तत्व नष्ट भी हो जाता है, ठीक है? तो यह बात भी ध्यान रखना चाहिए कि जैसे चावल है तो बहुत ज़्यादा धोने पर भी क्या होता है उससे पोषक तत्व नष्ट हो जाती है ना? तो उसके बाद जिससे छिलका उतार कर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है, तो संभव है कि उसमें विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होना है कि सब्जी को काटने से पहले बढ़िया से धो लिया जाना चाहिए। अगर हम छिलका उतार के धोते हैं तो बहुत सारा पोषक तत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, ठीक है? सब्जियाँ और फलों की त्वचा कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार-बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन भी खनिज लवण अलग हो जाता है ना? अब हम लोग आते हैं कि भोजन पकाने से भोजन का जो स्वाद बढ़ता है, इसे पचाने में आसानी होती है, ठीक है? तो याद रखिएगा जैसे कच्चा भोजन हमारे शरीर में पाचन तेज़ी से नहीं हो पाता है, ठीक है? ऐसा नहीं जिस प्रकार जानवर है वो तो पक्का भोजन तो नहीं खाता है, कुछ-कुछ खाता है लेकिन ज़्यादातर वो कच्चा भोजन खाता है क्योंकि उसके पास यह है क्या है कि कच्चा भोजन को भी अवशोषित करने की क्षमता है, लेकिन मनुष्य के पास ऐसा तो नहीं है। इसलिए क्या है कि ज़्यादातर जो मुख्य अनाज है उसको पका के ही खाया जाता है। जैसे फल वगैरह है उसको कच्चा लिया जाता है मतलब जो ऐसा खाद्य पदार्थ जो आसानी से पच जाता है उसको कच्चा सेवन किया जाता है, ठीक है? तो इसके साथ-साथ पकाने से कुछ पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है, तो कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण की हानि होती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी में नष्ट हो जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर विटामिन सी का इस्तेमाल करना है तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा पका नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो विटामिन सी जो आसानी से ज़्यादा गर्मी में नष्ट हो जाता है। तो आहार देखिएगा अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करने तो इस पे देखते हैं कि कच्ची सब्जियां भी जरूरी होता है जैसे मान के चलिए मूली हो गया गाजर हो गया ठीक है टमाटर तो सलाद के रूप में खाते हैं है ना खीरा वगैरह हो गया है ना बीट वगैरह ये कच्चा खाया जाता है ना। अब हम लोग देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा ऐसा ऐसा नहीं है ठीक है। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो वसा है उसमें ज़्यादा ऊर्जा होती है ना। अब चलिए कुछ इधर आ जाते हैं अभावजन्य रोग। अब हम लोग आते हैं कि अभावजन्य रोग जैसे मान के चलिए कोई भी पोषक तत्व की कमी होती है तो किस प्रकार की रोग हो सकती है ठीक है। जैसे एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी-कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि लंबे समय तक अवधि तक यह जो कमी है बरकरार रखे तो वह व्यक्ति अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग या अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबे अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उससे क्या बोला जाता है अभावजन्य रोग ठीक है। तो पोषक तत्वों की कमी के कारण जो कि लंबा समय तक हो तो उसको अभावजन्य रोग बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा है उसे कुछ रोग हो सकता है जैसे वृद्धि में अवरोधक होना। तो समझ रहे हैं प्रोटीन अगर नहीं ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा उसका शरीर वृद्धि नहीं कर पाएगा वो जो बच्चा है वो अच्छा से बढ़ नहीं पाएगा ठीक है। चेहरे का पर सूजन आ जाएगा बालों का रंग उड़ जाएगा
और त्वचा में बीमारी पेचिश आदि हो सकती है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी और ऐसा व्यक्ति बहुत पतला-दुबला हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा तो वो बढ़ेगा भी नहीं और पतला हो जाएगा, ठीक है? विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग और विकृतियाँ हो सकती है, ठीक है? तो इस बारे में बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दिया गया है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में किस प्रकार यहाँ हाँ, दिया गया देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? जिससे विटामिन ए का अभाव होने पर क्या-क्या रोग हो सकती है। तो विटामिन ए देख लीजिएगा क्षीणता दृष्टिहीनता कहने का मतलब जो विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगा तो व्यक्ति के दृष्टिहीन हो जाता है, ठीक है? तो हम लोग इसका लक्षण क्या है? कमज़ोर दृष्टि, अंधेरे यानी रात में कम दिखाई देना, कभी-कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। B1 जो होता है वो B1 के कमी के कारण बेरी-बेरी हो जाएगा, ठीक है? कौन-सा रोग होता है? बेरी-बेरी। तो दुर्बल पेशियाँ और काम करने के लिए ऊर्जा में कमी, तो पेशियाँ उसका दुर्बल हो जाता है और काम करने के लिए भी उसके पास ऊर्जा नहीं होती है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, जिसमें मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, तो विटामिन सी का कमी है, ठीक है? तो याद रखिएगा कोई व्यक्ति अगर कट जाता है या फिर किसी प्रकार का घाव हो जाता है तो और अधिक समय लग रहा है, तो इसमें समझ लीजिए कि विटामिन सी की कमी है उसके शरीर में। विटामिन डी रेकटस होता है, इसमें अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ जाती है, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम की जो कमी होती है उससे आपका अस्थियाँ और दंत क्षय होता है। कमज़ोर अस्थियाँ और दंत क्षय हो सकती है। आयोडीन की कमी से गोइटर जिसे घेंगा रोग कहते हैं। गर्दन की ग्रंथि फूल जाता है और बच्चों की मानसिक विकलांगता होती है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल है वो आप अगर पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं लिया जा रहा है तो आईक्यू लेवल धीरे-धीरे उस कम हो जाता है, ठीक है? उसके बाद लोह अलोह अरक्तता है, ठीक है? जिससे कमज़ोरी आ जाती है, ठीक है दोस्तों? ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थोड़ा छोटा चैनल है ज़रूर सपोर्ट करें, ठीक है? जय हिंद।